देखिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स, दो 2024। और मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि ये जो हमारा उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 है, ये करंट अफेयर्स है हमारा जनवरी से लेकर नवंबर तक। जनवरी से कहाँ तक चलेगा? नवंबर तक। नवंबर तक। अबे भाई नवंबर तक, और ये संपूर्ण है हमारा, क्या है? संपूर्ण है अब तक का, जनवरी से लेकर कहाँ तक? नवंबर तक। वो सब इम्पोर्टेंट सवाल है। मैंने बताया है कि उत्तराखंड स्टेनो का एग्ज़ाम हो, उत्तराखंड क्लर्क का हो, उत्तराखंड एपीएस का हो, पुलिस का हो, एसआई का हो, यहाँ से आपको कम से कम हर पेपर सेट में 2 से 3 सवाल देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। और जो मैं बताऊंगा तकरीबन सवाल का पैटर्न यही होगा। चलिए भाई, तो पहला सवाल है आज का, उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव। उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव। तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव जो बनी, उनका नाम पेपर में आ सकता है भाई, तो राधा रतूड़ी। और इस समय राधा रतूड़ी ही जो है वो मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड सरकार में। ठीक है, तो अगर कोई नियुक्ति होती है, जैसे मैंने कल भी बोला था कि उत्तराखंड राज्य की का जो हाई कोर्ट है, उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहिरी है। इस समय वर्तमान में उत्तराखंड के नए गृह सचिव कौन है? उत्तराखंड के नए गृह सचिव। नए गृह सचिव का मतलब यह है कि अभी उनकी नियुक्ति हुई है सन 2024 में। उत्तराखंड के नए गृह सचिव कौन बने हैं, उनका नाम भी देख लेना, अच्छा नाम है, पूछा जाएगा। उनका नाम है दलीप जावलकर। दलीप जावलकर। दलीप जावलकर जो हैं वो उत्तराखंड के इस समय कौन है? गृह सचिव। और उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहिरी, और उत्तराखंड सरकार में पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी। चलिए देखो, एक क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने टिहरी में विकास कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? एशियाई विकास बैंक ने एशियाई विकास बैंक ने टिहरी में
विकास कार्यों के लिए ऋण की मंजूरी दी। जो उत्तराखंड का एक जिला है हमारा टिहरी, वहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट के वर्क होंगे, कार्य होंगे। तो इस काम के लिए उत्तराखंड सरकार जो है वो एशियाई विकास बैंक से क्या कर रही है, ऋण ले रही है, कर्ज ले रही है। ठीक है, तो कितने रुपए का कर्ज जो है वो एडीबी उत्तराखंड सरकार को देगा ताकि टिहरी के अंदर विकास कार्य किए जाएं। ऐसा सवाल खूब आता पेपर में कि अभी हाल फिलहाल में टिहरी जिले के विकास कार्यों को संपन्न करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने निम्न में से किससे ऋण प्राप्त करने के लिए समझौता किया है। तो एशियाई विकास बैंक से। और कितना ऋण लेने की बात हुई है, तो वो हुई है भैया 1294 करोड़ रुपए। तो ये ऋण हो जाएगा 1294 करोड़ रुपए। इसका मतलब ये है कि 1294 करोड़ रुपए जो हैं वो टिहरी के विकास कार्यों के लिए लोन के रूप में मिलेंगे। किससे, बोलो, एशियाई विकास बैंक से। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो विकास कार्य होंगे, विकास कार्यों का खर्च उसमें जो पैसा एडीबी का लगेगा, एशियाई विकास बैंक का, और जो यूके का लगेगा उत्तराखंड सरकार का, वो 80:20 के रेशियो में होगा। इसका मतलब ये है कि अगर 100 रुपये टिहरी विकास कार्यों के लिए खर्च होंगे तो 80 रुपये वो लगेंगे जो एडीबी देगा और 20 रुपये वो लगेंगे जो उत्तराखंड सरकार अपने वाले खर्च करेगी। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा सवाल ये बनेगा कि टिहरी में विकास कार्यों के लिए उत्तराखंड सरकार ने निम्न में से किस बैंक से ऋण लिया है या लेने का प्रावधान किया है। तो नाम क्या आएगा, एशियाई विकास बैंक। एक सवाल चर्चाओं में रहा है, ठीक है, और सवाल का नाम है कि गरतंग गली जो है वो किस जिले में है। गरतांग गली किस जिले में है। बहुत अच्छा सवाल बनेगा, गरतांग गली जो है वो किस जिले में है। उत्तराखंड के किस जिले में गरतांग गली है। गरतांग गली, गरतांग गली जो है वो उत्तराखंड के किस जिले में है। तो गरतांग गली जो पड़ती है बेटा, वो जिला हमारा उत्तरकाशी। तो पहला तो याद रखो, गरतांग गली जो है वो उत्तराखंड के किस जिले में है। उत्तरकाशी की किस घाटी में है ये। उत्तरकाशी में किस घाटी में है गरतांग गली। तो गरतांग गली किस घाटी में है अगर सवाल ये पूछेगा तो घाटी का नाम हो जाएगा नेलंग घाटी। क्या नाम हो जाएगा, हाँ, नेलंग घाटी। ये गरतांग गली क्या है, मैं आपको बात बताऊं। कहते हैं जो सिल्क मार्ग था, रेशम मार्ग, तो बहुत पुराने समय में भारत और चाइना के बीच में, मतलब भारत और तिब्बत के बीच में इस गरतांग गली से क्या होता था, व्यापार होता था। किस चीज का व्यापार होता था, रेशम का व्यापार होता था। लेकिन 1962 के भारत और चीन युद्ध के बाद इसको बंद कर दिया गया। कुछ समय पहले ये पर्यटकों के लिए खोला गया था। ठीक है, तो एक दर्रा टाइप कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, देखो पूर्व में, मतलब बहुत समय पहले
पूर्व में इसका उपयोग भारत तथा तिब्बत के बीच रेशम व्यापार के लिए होता था। रेशम व्यापार के लिए होता था। तो युद्ध के बाद ये मामला पलट दिया गया, बंद कर दिया गया। तो अब ये चर्चा में चला था कि इस गर्तांग गली को जो है टूरिस्टों के लिए, पर्यटकों के लिए नेलंग घाटी में खोला गया था। तो कुछ भी नहीं, अगर एक टर्म है और वो टर्म करंट अफेयर्स में चली है तो इतना तो पूछ ही लेगा कि बताओ उत्तराखंड के किस जिले में गर्तांग गली है। तो कौन सा जिला हो जाएगा हमारा? उत्तरकाशी जिले में किस घाटी में है? बोलो। नेलंग घाटी में। नेलंग घाटी में है ये। देखो, एक सवाल याद रखना। सवाल ये पूछा जाएगा कि उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है? उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है? उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये कहाँ है भैया? तो देखो, मैं आपको बताऊं, जितने भी संस्थान होते हैं ज़्यादातर वो राज्यों की राजधानियों में होते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो कहाँ है हमारा? देहरादून। अब चूंकि बात पोल्यूशन की चल रही है, पोल्यूशन के संबंध में दो बात आपको याद रखनी है, और जो तुम्हारा एसआई का एग्जाम होगा उत्तराखंड में, वहां से ये सवाल बन सकता है। उसके लिए सवाल यह आता है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक अधिनियम कब का है? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब का है? तो यह अधिनियम है बेटा 1974 का। ये सन याद रखनी है। एक चूंकि और याद रखना यहीं से आपको, एक आता है वायु प्रदूषण। वो जल वाला है, ये वायु का है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब का है? अधिनियम कब का बेटा? तो 1981 में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम आया था, जबकि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। और ये एसआई के पेपर में आपके यहाँ आ सकते हैं। उत्तराखंड एसआई का जो पेपर होगा उसमें ये सवाल बन सकते हैं। तो वायु प्रदूषण 1981 का है और जल प्रदूषण 1900। अब उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ बनाया गया? तो ये जो एक्ट हैं दोनों, ये तो पूरे देश में है ना, ये तो केंद्रीय संसद के द्वारा पारित किए गए हैं। इसी के तहत जो है, जब उत्तराखंड अलग स्टेट बना तो उसका देहरादून में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो बनाया गया। ठीक है, ये उत्तराखंड के लिए है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, ये मत सोचना कि ये दोनों जो है एक्ट जो है वो उत्तराखंड के हैं, ये भारत के हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल और सुनोगे।
सवाल एक लाइन का है और नोट करने लायक है। सवाल यह है, अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम क्षेत्र में, अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम क्षेत्र में देवदार के वृक्षों को काटने का लोगों ने विरोध किया तथा पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधे। ये मामला क्या है, एक लाइन में आपको सिर्फ लिखना। करंट में मामला क्या है, ये जो जागेश्वर मंदिर है कहाँ का है? अल्मोड़ा का। जागेश्वर मंदिर कहाँ है? तो वहां तक पहुंचने के लिए सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। ठीक है, अब तुम्हें पता है जब सड़क का चौड़ीकरण होता है तो उस सड़क के चौड़ा करते समय रास्ते में पेड़ आएंगे। देवदार के पेड़ हैं, बहुत पुराने पेड़ हैं, और कहा जा रहा है कि सरकार ने उनको चिन्हित करा है कि वो उनको काटेगी तो रोड चौड़ा होगा। इससे वहाँ के जो लोकल लोग हैं, रहने वाले हैं, वो कहते हैं कि देवदार के जो वृक्ष हैं बहुत पुराने पेड़ हैं और हम इनको नहीं काटने देंगे। इसका लोगों ने विरोध करा है, तो और उन्होंने उन पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधे हैं। तो रक्षा सूत्र बांधने का मतलब आपको पता होगा, धागा जो लपेट देते हैं, जैसा राखी बंधन होता है, इस तरीके से कि हम इसको नहीं काटने देंगे। अब यहाँ से सवाल क्या बनेगा आपके लिए? और कैसा एग्जामिनर आपसे मालूम करेगा? यहाँ से सवाल ये पूछा जाएगा कि जागेश्वर धाम क्षेत्र में देवदार के वृक्षों को काटने का लोगों ने विरोध किया। बताइए यह विरोध किस जिले में हुआ है? तो अल्मोड़ा जिले में। अच्छा, ये ऐसा बना देगा कि अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम क्षेत्र में लोगों ने वृक्षों को काटने के लिए काटने का विरोध किया है। बताइए वो वृक्ष किस चीज के हैं? ऑप्शन होगा साल के हैं, चीड़ के हैं, देवदार के हैं या सागून के हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल ना वन लाइनर बन जाते हैं और बड़ा विचित्र सवाल लगता है, क्योंकि छोटी छोटी जो घटनाएं घटी हैं उत्तराखंड में वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं बताऊं, जो पेपर होते हैं जैसे यूके SSC का पेपर होगा, बहुत छोटी छोटी नुक्ताचीनी की बात आपसे पूछेगा और ऐसे सवाल को बहुत सारे बच्चे ना छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा वो धाम पूछेगा, मंदिर पूछेगा, तो नाम जागेश्वर याद रखना आपको। और पेड़ कौन से हैं? देवदार के। और वहाँ के लोगों ने कहा है कि ये कई सैकड़ों साल पुराने पेड़ हैं और हम इनको नहीं काटने देंगे। इसने उस मूवमेंट की याद दिला दी जैसे चिपको मूवमेंट हुआ था। ठीक है, चलिए भैया, एक सवाल वो कुछ इस तरह से पूछ सकता है हमसे। देखिए, एक सवाल है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ है? भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान। बस दो बातें देख लो, कहाँ है और बना कब था। इसकी जो स्थापना हुई थी रिमोट सेंसिंग संस्थान की 1966 में हुई थी। और किस स्थान पर है ये?
तो स्थान है बेटा देहरादून में। ज्योग्राफी में एक शब्द आता कार्टोग्राफी। क्या आता है? कार्टोग्राफी में मैपिंग होती है। मैपिंग जो होती है वो रिमोट सेंसिंग संस्थान के द्वारा होती है। ठीक है, चलिए एक सवाल और है, वो थोड़ा अलग का था, मैंने सोचा लिख लूं, कभी सवाल पूछा जाता। संस्थान तो आ ही जाते हैं ना। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। बस इतना याद रखना है, ये संस्थान कहाँ है और कब बना था। इसको कहते हैं CSSRI। ये संस्थान कब बना था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और ये हमारे यहाँ नहीं है। इसका जो मुख्यालय बेटा वो आता है करनाल में, और सब जानते हैं करनाल कहाँ है, तो हरियाणा में, हरियाणा के करनाल में है ये। हरियाणा में है, और करनाल जो है वो एक जिले का नाम है, करनाल जगह का नाम है हरियाणा में। ठीक है, डेयरी अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर है करनाल में। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया है उत्तराखंड में 2024 में। कहाँ मनाया गया है? ऋषिकेश में। किस जगह? मुनि की रेती। ठीक है, तो ये जरूर याद रखें, ऐसा सवाल आएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, हम योग दिवस की बात नहीं कर रहे हैं, योग महोत्सव की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। देखो बेटा, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऋषिकेश। मुनि की रेती। अभी 2024 में इसका आयोजन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है उत्तराखंड में, बताओ, बोलो। ऋषिकेश में। एक सवाल आता है, और ये सवाल आगे याद रखना, वैश्विक योग की राजधानी किसे कहा जाता है? वैश्विक योग की राजधानी या विश्व योग की राजधानी? ये सवाल याद रखना, विश्व योग की राजधानी। विश्व योग की राजधानी किसे कहते हैं? याद रखना, ऋषिकेश। ऋषिकेश को क्या कहते हैं हम? विश्व योग की राजधानी या वैश्विक योग राजधानी। वैश्विक का मतलब तो संपूर्ण विश्व हो गया ना, तो वैश्विक योग की राजधानी किसे कहा जाता भैया? ऋषिकेश को। अच्छा एक बात बताओ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को।
अच्छा, एक सवाल और बताओ, इस योग दिवस से ना अब सवाल ऐसे भी आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कब मंजूरी दी थी? मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मंजूरी संयुक्त राष्ट्र महासभा से कब मिली थी? तो इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा से मंजूरी मिली। कब मंजूरी मिली थी, पता किसी को? 2014 में। जब इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा से मंजूरी मिल गई थी योग दिवस को, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? बोलो। हाँ, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया हमने, बताइयो? 21 जून को मनाया और 2015 में मनाया। 14 में परमिशन मिली थी और 15 में पूरी दुनिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया गया। बता सकते हैं 21 जून तो बीत गया, तो 2024 में योग दिवस की थीम क्या है? अभी 2024 तो चल रही है ना, तो यहां लिख रही हूं, थोड़ा ध्यान दे देना। 2024 में योग की थीम, किस थीम के साथ 2024 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? देखो, ये जो सवाल हैं ये स्टेट लेवल पर भी हैं, सेंट्रल लेवल पर भी हैं, ठीक है? तो उसका नाम है स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं एवं समाज के लिए योग। स्वयं मतलब खुद के लिए और समाज दोनों के लिए योग। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम रही है। तो देखो, ये सवाल इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ऋषिकेश में। याद रखना, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? बोलो। ऋषिकेश। विश्व योग की राजधानी किसे कहते हैं? ऋषिकेश को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मंजूरी कब दी? पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 2015 को। और 2024 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? स्वयं एवं समाज के लिए योग। चलो देखो, एक और सवाल। एक सवाल जो पूछा जाएगा इम्पोर्टेंट है। देखिए, कह रहे हैं कि अद्वैत आश्रम की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है, और यह अद्वैत आश्रम कहाँ है? अद्वैत आश्रम की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। अद्वैत आश्रम की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई।
ठीक है, 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। बहुत अच्छा सवाल बनेगा। एक तो ये पूछेंगे कि किस आश्रम के स्थापना दिवस की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ठीक है, और वो अद्वैत आश्रम है और कहाँ है, ये पूछेंगे अद्वैत आश्रम कहाँ है। तो ये जो अद्वैत आश्रम है वो कहाँ है, अद्वैत आश्रम, देखिए ये जहां पर है वो जगह का नाम है मायावती। मायावती आश्रम भी कहते हैं कुछ लोग इसको, और ये अल्मोड़ा में है। कहाँ है, अल्मोड़ा में। इस अद्वैत आश्रम की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना अद्वैत आश्रम की कब हुई थी। अब 2024 चल रही है और 125 साल हो गए हैं, ठीक है। तो स्थापना हुई थी 1899 में। कब हुई थी, क्योंकि अगर ये पूरा 1900 हो जाता तो 2025 में 125 साल होते, नहीं होते, ठीक है। देखिए इस अद्वैत आश्रम के संस्थापक कौन थे, अद्वैत आश्रम के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। आपको पता है कि रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद के, और उन्हीं के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन चलाया था। उस मिशन के तहत 2 मठ बनाए थे, एक बेलूर में बनाया था और एक मायावती में बनाया था, मतलब अल्मोड़ा जिले में। और इसका नाम मठ मतलब आश्रम का नाम क्या था, अद्वैत आश्रम, ठीक है। तो किस आश्रम की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है, अद्वैत आश्रम कहाँ है, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में है अद्वैत आश्रम। चलिए एक सवाल, हाँ जी, देखो कह रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक हिम तेंदुए किस राज्य में पाए जाते हैं, भारत में सबसे ज्यादा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं। अभी 2024 में क्या हुआ है, हिम तेंदुओं की गणना हुई है। हिम तेंदुआ गणना 2024। देखो ये जो हिम तेंदुआ है ना, इसको और क्या कहते हैं, ये जो हिम तेंदुआ है तो हिम तेंदुए के अन्य नाम, हिम तेंदुआ के अन्य नाम, तो इसको अंग्रेजी में तो कहते हैं स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। पता इसी को और कहते हैं, इसको कहते हैं घोस्ट ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों का भूत, ठीक है। इसी को और क्या कहते हैं भैया, इसी को कहते हैं घोस्ट ऑफ माउंटेन्स, और हिंदी में कहेंगे पहाड़ों का भूत, घोस्ट ऑफ माउंटेन्स किसे कहते हैं, हिम तेंदुआ को। अब 2024 में इसकी गणना हुई है हिम तेंदुआ की, तो पूरे भारत में कुल हम हिम तेंदुए कितने हैं। भारत में कुल हिम तेंदुआ
भारत में जो टोटल हिम तेंदुए हैं वो हैं बेटा 718। ठीक है, कितने हैं? तो 1700 नहीं है, 718 है। ये डिस्टरबेंस जो है वो चीज़ों को गलत ना कर दे, उसका ख्याल रखो, है ना। ठीक है, 718 है। अगर हिम तेंदुओं की बात करें भारत में तो सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए आते हैं कहाँ? लद्दाख में। और लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या 477 है। तुम लद्दाख के हिम तेंदुए मत याद करो, उत्तराखंड के याद करो। उत्तराखंड में हिम तेंदुए की जो संख्या है वो 124 है। इसका मतलब हिम तेंदुओं की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान आ रहा भैया? दूसरा। हिम तेंदुओं की संख्या की दृष्टि से हमारे उत्तराखंड का भारत में कौन सा नंबर है? दूसरा। तीसरे नंबर पर आता हिम तेंदुओं के मामले में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वो है तकरीबन 51। 3 ही स्टेट याद रखो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, ये संख्या आपके लिए आ सकती है कि 2024 की हिम तेंदुआ गणना के अनुसार उत्तराखंड में कितने हिम तेंदुए हैं। ठीक है, कितने हैं? 124 हिम तेंदुए हैं। और हिम तेंदुओं की दृष्टि से पहले नंबर पर लद्दाख है, दूसरे पे उत्तराखंड है और तीसरे पे हिमाचल है। ठीक है, तीसरे पे हिमाचल है। और उत्तराखंड में भी सबसे ज्यादा हिम तेंदुए उत्तरकाशी में है। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हिम तेंदुए कहाँ देखे गए हैं? तो उत्तरकाशी में। और हिम तेंदुओं को हम स्नो लेपर्ड या फिर घोस्ट ऑफ माउंटेन्स कहते हैं, पहाड़ों का भूत कहते हैं उसको, घोस्ट ऑफ माउंटेन्स। कह रहे हैं भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? ठीक है, अभी चूंकि नाम जो है पूछ लिया गया था, मतलब चर्चा में चला था, इसलिए भारतीय वन्यजीव संस्थान भारतीय वन्यजीव संस्थान उत्तराखंड में कहाँ है? इसको कहते हैं WII। WII इसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? तो भैया ये देहरादून में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में हुई थी। है कहाँ? स्थान देहरादून। अच्छा बताओ, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के तहत आता है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है ये। ठीक है, तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता भैया? तो देखिए, यह है पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन के अधीन आता है। के अधीन आता है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है भैया? देहरादून में। देखिए, एक सवाल यह है कि शंभू नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? शंभू नदी किसकी सहायक नदी है उत्तराखंड में? छोटी नदी है, बड़ी नदी नहीं है। शंभू नदी किसकी सहायक नदी है? अब देखो, यही सवाल अगर पूछ लिया
है ना, कि शंभू नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, कुछ नदियाँ बड़ी होती हैं, कुछ मध्यम होती हैं, कुछ लघु होती हैं, कुछ सूक्ष्म होती हैं, छोटी मतलब, और हम छोटी नदियों को सामान्यतः छोड़ देते हैं और कभी कभी वो छोटी नदियाँ चर्चा का विषय रहती हैं। तो शंभू नदी का जो उद्गम है बेटा, उद्गम कहाँ से निकलती है, तो बागेश्वर से। इसका उद्गम होता है बागेश्वर जिला, और ये कहा जाता है कि चमोली के पास ये पिंडार नदी से जाकर मिल जाती है। तो इसका मतलब शंभू नदी किसकी सहायक नदी है, पिंडार नदी की, ठीक है। तो देखिए यह पिंडार नदी की सहायक नदी है। कौन सी, शंभू नदी, जो चमोली जिले में पिंडार से मिलती है। अच्छा बताओ, शंभू नदी तो पिंडार की सहायक हो गई, पिंडार किसकी सहायक है, पिंडार नदी अपना पानी किस नदी में गिराती है, अलकनंदा में, तो पिंडार अलकनंदा की सहायक है। अलकनंदा किसकी सहायक है, भागीरथी की, और अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर बनती हैं गंगा, ठीक है। तो इस पर कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है, शंभू झील पर, ये चर्चा में रहा है। तो इस पर कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है, या निर्माण हुआ है। कौन सी झील है, शंभू झील, शंभू नदी। कौन सी नदी है, शंभू नदी। कहाँ से निकलती है, बागेश्वर जिले से, और किसकी सहायक नदी है, पिंडार की, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आए। तुम देखना, जितने भी 2024 के पेपर आप दोगे करंट अफेयर्स के, उत्तराखंड के हर एग्जाम में कम से कम 2-3 सवाल आपको मिलने ही हैं, ठीक है। चलो।